नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो इटली में पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जमीन के नीचे दफन प्राचीन शहर पोम्पेई के बाहर एक विला से प्राचीन रोमन सेरेमोनियल गाड़ी की खोज की है। तो चलिए जानते हैं क्या खास है इस प्राचीन गाड़ी में, प्राचीन कला में इसका इस्तेमाल कहां किया जाता था। इटली में पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे दफन प्राचीन शहर पोम्पेई के बाहर एक विला से प्राचीन रोमन सेरेमोनियल गाड़ी की खोज की है। इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी विशेष उत्सव या समारोह के दौरान किया जाता था। इटली का पोम्पेई शहर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावे के नीचे दब गया था। इटली के संस्कृति मंत्रालय ने इस गाड़ी को अनोखी खोज करार दिया है। लोहे, कांसे और टीन से बनी यह 4 पहिया गाड़ी लगभग पूरी तरह से संरक्षित है। इस गाड़ी को प्राचीन पोम्पेई की दीवारों के उत्तर में 700 मीटर की दूरी पर बने सिविता गिउलियाना के एक प्राचीन विला के अस्तबल के पास से खोजा गया है। पोम्पेई पुरातात्विक स्थल के डायरेक्टर के अनुसार ये गाड़ी इस इलाके में खोजी गई अपनी तरह की पहली कार थी। और अब तक की खोज में हमें सवारी और सामान ढोने वाली गाड़ियां ही मिली हैं। और ये पहला ऐसा मौका है जब हमें किसी विशेष समारोह में शामिल होने वाली गाड़ी मिली है। ये एक असाधारण खोज है जो प्राचीन दुनिया की तरफ हमारी समझ को आगे बढ़ाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्राचीन समय में नेपल्स के दक्षिण पूर्व में 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोम्पेई में लगभग 13,000 लोग रहा करते थे। 79 ईस्वी में एक परमाणु बम के बराबर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पूरा का पूरा शहर ही गर्म लावे और राख से ढक गया। 165 एकड़ में फैले इस प्राचीन शहर के लगभग 2/3 हिस्सों तक की पुरातत्वविदों की टीम अब तक पहुंच पाई है। साल 1750 के बाद से इस शहर के खंडहरों की खोज के लिए आधिकारिक रूप से दलों का गठन किया गया था, जिसके बाद से आज तक इस इलाके में खोजबीन का काम जारी है। अमेरिका के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर धावा बोल दिया है। इजराइल ने बीते रविवार रात को उसके कई इलाकों पर मिसाइलें दागी। इजराइल के इस अटैक के बाद क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। अमेरिका के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला है। इजरायली मिसाइलों के हमलों का जवाब देने के लिए सीरियाई वायुसेना पूरी रात राजधानी दमिश्क और दक्षिण उपनगरीय इलाकों में सक्रिय रही। अभी हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीरिया की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने बीते रविवार रात को कई मिसाइलें सीरिया पर दागी। एक अज्ञात सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अधिकतर इजरायली मिसाइलों को दमिश्क के पास उनके निशाने तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया।
मिसाइल हमलों को देखते हुए सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू जहाज पूरी तरह एक्टिव रहे। इजराइल का यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका भी सीरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने इससे पहले भी सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। हालांकि खास रणनीति के तहत वह कभी भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता और न ही इन अभियानों के बारे में बात करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक वाली कोरोना वायरस वैक्सीन को FDA की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई और साथ ही कोरोना को लेकर अमेरिकी लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। तो चलिए जानते हैं कोरोना महामारी को लेकर जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि कोरोना को लेकर अभी भी सावधानी बरतना जरूरी है। बता दें, अमेरिका में 18 वर्ष और अधिक उम्र के व्यक्तियों पर आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जो बाइडेन ने इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद एक बयान में कहा, यह सभी अमेरिकियों के लिए रोमांचक खबर है और संकट को समाप्त करने के हमारे प्रयासों में उत्साहजनक प्रगति है। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लड़ाई खत्म होने से अभी भी काफी दूर हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि भले ही आज हम वैक्सीन आने का जश्न मनाएं, लेकिन मैं सभी अमेरिकियों से आग्रह करता हूं, अपने हाथों को धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क पहनते रहें। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, नए वेरिएंट के फैलने के साथ स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। जानकारी के लिए बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अमेरिका में फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के बाद अधिकृत होने वाली तीसरी वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वह जून के अंत तक अमेरिका को 10 करोड़ खुराक प्रदान करेगा, तो वहीं जुलाई के अंत तक फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना से 60 करोड़ खुराक भी मिलने की उम्मीद है। जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि भारत पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखना उनका सपना है कि लोगों को सीमाओं के अंदर रखने की नीति अब काम नहीं करती है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों देशों को लेकर मलाला ने क्या कुछ कहा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रविवार को कहा कि भारत पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीमाओं के अंदर रखने की नीति अब काम नहीं करती है। अब भारत और पाकिस्तान के लोग शांति से रहना चाहते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव के समापन दिवस पर अपनी किताब आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड शॉट बाय द तालिबान के संबंध में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, आप भारतीय हैं
और मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पूरी तरह से ठीक हैं, फिर हमारे बीच यह नफरत क्यों पैदा हुई है? सीमाओं, विभाजनों तथा फूट डालो और राज करो की पुरानी नीति है और अब ये काम नहीं करती है, क्योंकि हम सभी शांति से रहना चाहते हैं। मलाला ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के असली दुश्मन गरीबी, भेदभाव और असमानता है तथा दोनों देशों को एकजुट होना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए। भारत पाकिस्तान दोस्ती के अलावा यूसुफजई ने कहा कि वह उस दिन का भी इंतजार कर रही हैं जब हर लड़की को स्कूल जाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आंग सान सू समर्थकों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों ने इस हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। तो चलिए जानते हैं म्यांमार हिंसा को लेकर दूसरे देशों ने क्या कुछ कहा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों ने इस हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। मानवाधिकार कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि म्यांमार में तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तथा पानी की बौछार की। इस बीच खूनी हिंसा से भड़के अमेरिका ने कहा है कि वह म्यांमार के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करेगा ताकि हिंसा के जिम्मेदार लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सके। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में यह आया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर तांडव किया है, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए। पुलिसिया हिंसा के बाद भी लोग पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान में म्यांमार के कई शहरों का जिक्र करते हुए कहा, यांगून, दावेई, मांडले, मेक, बागो और पोकोक्कू में भीड़ पर गोलीबारी किए जाने से कई लोगों की मौत हुई है। बयान में कार्यालय प्रवक्ता रवीना शामदसानी के हवाले से कहा गया है, हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सेना से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल का इस्तेमाल तुरंत बंद किए जाने का आह्वान करते हैं। राजशाही से अलग होने के बाद ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और मेगन मर्केल का ओपरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू का वीडियो सामने आया है, जिसमें हैरी और मेगन ने अपनी राजशाही जिंदगी को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। हैरी और मेगन ने क्या कुछ कहा इस इंटरव्यू के दौरान, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं।
ब्रिटेन के राजकुमार हैरी ने कहा है कि शाही जीवन शैली से खुद को अलग करने की प्रक्रिया उनके और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के लिए बहुत मुश्किल थी। हैरी ने ओपरा विन्फ्रे को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बात कही और अपनी दिवंगत मां राजकुमारी डायना को याद किया। जिन्होंने राजकुमार चार्ल्स के साथ तलाक के बाद अपने लिए अलग रास्ता चुना। हैरी ने कहा, मेरे लिए यह बहुत राहत और खुशी की बात है। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके लिए उस वक्त इस प्रक्रिया से अकेले गुजरना कितना मुश्किल रहा होगा। हैरी ने कहा, यह हम दोनों के लिए इतना मुश्किल था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के साथ। इस इंटरव्यू को CBS पर 7 मार्च और इसके अगले दिन ब्रिटेन में प्रसारित किया जाएगा। इंटरव्यू की इस क्लिप में जब हैरी यह टिप्पणी कर रहे हैं तो डायना की हैरी के साथ फोटो दिखाई दे रही है। जिसमें वह नन्हे हैरी को पकड़े हुए है। बता दें कि डायना का कार हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण 1997 में निधन हो गया था। हैरी और मेगन ने मार्च 2020 में खुद को शाही जीवन से अलग कर लिया था। बता दें कि बर्मिंघम पैलेस ने ये घोषणा कर दी है कि हैरी और मार्कल ब्रिटेन के शाही परिवार के कार्यकारी सदस्यों के तौर पर नहीं लौटेंगे। हैरी की दादी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से जारी एक बयान में राजमहल ने कहा था कि राजकुमार और राजकुमारी ने महारानी को अपना निर्णय बता दिया है। दोनों की राजशाही से नाता तोड़ने संबंधी घोषणा को 1 साल पूरा होने वाला है। दोनों के इस फैसले पर 94 साल की महारानी ने उनके इस निर्णय के बारे में उन्हें पत्र लिखा और कहा कि उनके नहीं लौटने पर उनकी सभी मानद सैन्य नियुक्तियां और राजशाही के पद शाही परिवार के अन्य कार्यकारी सदस्यों में वितरित कर दिए जाएंगे। ओमान की खाड़ी में इजराइल के एक कार्गो शिप पर रहस्यमयी तरीके से धमाका हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया और इजराइल ने कार्गो शिप पर हुए इस धमाके के लिए ईरान पर शक जताया है। तो चलिए जानते हैं इजराइल आखिर क्यों इस धमाके को लेकर ईरान पर शक जता रहा है। ओमान की खाड़ी में इजराइल के एक कार्गो शिप पर रहस्यमयी तरीके से धमाका हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब इस कार्गो शिप को यूएई के दुबई में रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा है। इजराइल ने कार्गो शिप पर हुए धमाके का शक ईरान पर जताया है। गौरतलब है कि इजरायली कार्गो शिप पर हुए धमाके की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। साल 2015 की न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका पहले से ही आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने यह धमाका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दे। बता दें कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है
कि धमाका किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन है। किसी भी आतंकी संगठन या देश ने भी अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि इस धमाके में कार्गो शिप के एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि शिप पर सवार क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि शुक्रवार को इजरायली कार्गो शिप पर हुए धमाके ने साल 2019 में होर्मुज़ की खाड़ी में हुए उस ब्लास्ट की याद ताजा कर दी जो ऑयल टैंकर्स पर किए गए थे। अमेरिका की नेवी ने उस धमाके का आरोप भी ईरान पर लगाया था। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिका से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हो गया, जिसे देख सभी हैरान हो गए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर अदालत में पेश हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले मैं आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप भी देखिए जरा ऑपरेशन के दौरान ये डॉक्टर अदालत में कैसे पेश हुआ, हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हो गया। जिसे देख सभी हैरान हो गए। यह मामला ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन से संबंधित था, जिसके चलते प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्कॉट ग्रीन बीते गुरुवार को ऑपरेशन रूम से ही सैक्रामेंटो सुपीरियर कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में पेश होने के दौरान वह एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। इस दौरान बैकग्राउंड से मेडिकल मशीनरी की बीप बीप साउंड भी सुनाई दे रही थी। यह नजारा देख कोर्ट रूम के क्लर्क को थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, हेलो मिस्टर ग्रीन, क्या आप सुनवाई के लिए तैयार हैं? ऐसा लगता है कि आप अभी ऑपरेशन रूम में व्यस्त हैं। इस पर ग्रीन ने जवाब दिया, जी सर, मैं ऑपरेशन रूम में ही हूँ। मैं सुनवाई के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर ग्रीन वापस ऑपरेशन करने में व्यस्त हो गए और जज के आने तक सिर झुकाकर काम करते रहे। जज ग्रेलिंग ने जब डॉक्टर को स्क्रीन पर देखा तो मरीज की सलामती की वजह से वह सुनवाई शुरू करने से हिचकिचाए। इस पर डॉक्टर ग्रीन ने कहा कि मेरे साथ दूसरे सर्जन डॉक्टर मौजूद हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन इस दौरान आप मुझे ऑपरेशन करने की भी इजाजत दें। हालांकि जज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस परिस्थिति में सुनवाई शुरू करना उचित नहीं समझते हैं। उन्होंने डॉक्टर ग्रीन से कहा कि वह सुनवाई को उस वक्त तक टाल रहे हैं जब वह किसी मरीज का इलाज नहीं कर रहे हों। इसके बाद ग्रीन ने माफी मांगी, जिस पर जज ने कहा,
हम लोगों को सेहतमंद जीवित रखना चाहते हैं या अहम है। इस बीच मेडिकल बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा।